नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो रहेगा, जैसे कि अभी रीट पात्रता का एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए उसके अलावा रीट मेंस और सेकंड ग्रेड जो हिंदी सब्जेक्ट का कोई विद्यार्थी है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आज मैं यहाँ पर हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में बात करूँगा। और हिंदी की शिक्षण विधियों से पहले उसके जो भाषाई चीज़ें जो आती है भाषा से संबंधित और कौशल से संबंधित, तो उससे रिलेटेड आज ये वीडियो है, जिसमें आप देखेंगे कि कौशल, उसके अलावा भाषा का विकास कैसे हो, भाषा की मतलब प्रकृति क्या है, क्या इसकी विशेषता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो इससे संबंधित ये वीडियो है पूरा। इसमें आपके पात्रता में काम आ जाएगा। उसके अलावा ये रीट मेंस में भी सेम ही चीज़ है। और सेकंड ग्रेड में हिंदी की शिक्षण विधियाँ लगती है, सेम वहाँ मिल जाएगी। और मेरा ये पूरा मैटर ऑथेंटिक बुक जो चलती है निरंजन कुमार सिंह की, जो हिंदी की शिक्षण विधियों से संबंधित इनकी बुक है, वहाँ से। उसके अलावा जो विद्यालयों में चलती है, महाविद्यालयों में जो बुक्स चलती है, वहाँ से ये शिक्षण विधियाँ उठाई है। बहुत ही शानदार मैटर है। तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपके पत्रता में इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आज का ये पहला वीडियो हम शुरुआत करते हैं। इसके बाद अब कंटिन्यू वीडियो इससे संबंधित आते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और वीडियो को देखने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम भाषा के बारे में बात करें, तो भाषा की परिभाषा, मान लो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है। तो इसमें जो परिभाषा दी कि भाषा क्या है, तो सबसे पहले काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है, और ये कई बार आ भी चुकी है जो ये परिभाषा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे। आ, हाँ, तो भाषा वह साधन है। भाषा क्या है? वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है। यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी से अपने भावों का, विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है या अपनी इच्छा प्रकट करता है। तो इससे संबंधित एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में भाषा की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है: भाषा यादृच्छिक मौखिक प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य समाज एवं संस्कृति के सदस्य होने के नाते परस्पर विचारों एवं कार्यों का आदान प्रदान करता है। ये परिभाषा आप रट लेना, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। तो ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आगे हम बात करें तो अन्य परिभाषा के बारे में, तो स्विफ्ट ने भाषा की जो परिभाषा दी वो है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है? भाषा है। यानी ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है? भाषा है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है स्विफ्ट ने। अगर हम जेफरसन की बात करें, तो मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर प्रयोग करता है। ये परिभाषा दी थी जैसे ने। ये आपको एक बार देखनी है, परिभाषा ऊपर से देख लेनी है ताकि आपके ध्यान में रहे। मेन चीज ये है कि भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा की विशेषता क्या है, वहां से प्रश्न आते हैं। उसके अलावा मैंने जो अभी एक पहले परिभाषा बताई थी वो ये स्वीट वाली, एक तो ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की, और ये एक स्वीट की, ये और एक ये क्रॉन्चे की, ये भी परिभाषा आ चुकी है। थोड़ा इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ये कई मतलब रीड के अलावा कोई दूसरी जैसे सेकंड ग्रेड वहां पर आ चुकी है। क्रॉन्चे ने क्या कहा है कि भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का क्या है? संगठन है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा है क्रोचे ने। आगे अगर हम बात करें तो अब भाषा की प्रकृति, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बताइए भाषा की प्रकृति कैसी है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो इससे संबंधित ब्लॉक का ट्रिगर के अनुसार इन्होंने जो बताया था वो काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा था कि भाषा यादृच्छिक मौखिक प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा उस भाषाई समुदाय या उस भाषाई समुदाय के लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान में सहयोग करता है। अब देखो, जो इस परिभाषा थी इससे संबंधित जो भाषा की प्रकृति है वो यहाँ ये इसका एक सार है। देखो कि भाषा क्या है? भाषा एक व्यवस्था है। उसके अलावा भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है। उसके अलावा ये प्रतीक मौखिक या वाचिक होते हैं। उसके अलावा ये प्रतीक क्या है?
यादृच्छिक है। भाषा परस्पर विचार विनिमय एवं सामाजिक क्रियाकलापों का साधन है, ये इनकी प्रकृति है। उसके बाद आगे हम बात करें तो भाषा की सामान्य विशेषता, हाँ ये महत्वपूर्ण है कि भाषा क्या है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ना कि भाषा पैतृक, यानी अर्जित है, पैतृक नहीं है। ये हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस वातावरण में रहेंगे, वहां से भाषा सीखेंगे। भाषा कोई जन्मजात नहीं है, भाषा अर्जित है, अर्जित संपत्ति है, न कि जन्मजात। क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा अर्जित है या जन्मजात है, तो भाषा एक ऐसी संपत्ति है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा अत्यंत आदि से अंत तक क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी हम जिस समाज में रहेंगे, जैसा वातावरण होगा, जैसी वहाँ की भाषा होगी, हम वैसी भाषा सीखेंगे। यानी हम भाषा आदि यानी शुरू से लेकर अंत तक भाषा समाज में रहकर जैसी प्रक्रिया होगी समाज में, वही भाषा हम सीखेंगे। मान लो कि कोई हिंदी भाषा का अगर कोई मान लो बच्चा है, छोटा बालक है, अगर उसको हम इंग्लैंड भेज दें, तो अगर शुरू से ही वो उस वातावरण में रहेगा, वो भाषा सुनेगा, तो वैसी भाषा सीख जाएगा। तो मतलब भाषा को हम अर्जित कर सकते हैं, ये कोई जन्मजात नहीं है, किसी का सिखाया आ जाएगा, सीखा सिखाया नहीं आता है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है और ये समाज में रहकर सीखी जाती है, यानी आदि से अंत तक ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण जन्य प्रक्रिया है, यानी हम अनुकरण, अनुकरण का मतलब है कि हम जिसे देखकर उनके पीछे पीछे बोलते हैं, या जैसा सुनते हैं जैसा बोलते हैं उनका अनुकरण करते हैं। तो भाषा क्या है, एक अनुकरण है, अनुकरण जन्य प्रक्रिया, यानी अनुकरण के माध्यम से हम भाषा सीखते हैं। भाषा परंपरागत है, हाँ परंपरागत है। भाषा क्या है, भाषा परंपरागत है। और भाषा सतत परिवर्तनशील भी है, भाषा में परिवर्तन होता रहता है, समय के अनुसार भाषा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहले पाली थी, प्राकृत थी, फिर हिंदी आई, अब भरस आई, फिर हिंदी आई, यानी भाषा का रूप बदलता रहता है समय के अनुसार। इसका कोई अंतिम रूप यानी कोई रूप फिक्स नहीं है, परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद आगे हम बात करें तो प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से भिन्न होती है, यानी जो जितनी भी भाषा है वो एक भाषा दूसरी भाषा से उसकी संरचना क्या होगी, भिन्न होगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ये विशेषता काफी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से आप इनकी विशेषता देख लीजिए। जैसे एक मिनट, एक मिनट में ये मिटा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले भाषा क्या है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। दूसरा, भाषा आदि से अंत तक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो यह एक अनुकरण जन्य प्रक्रिया है। भाषा परंपरागत है, यह सतत परिवर्तनशील है, इसका कोई अंतिम रूप नहीं है, और प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से क्या होती है, भिन्न होती है। आगे हम बात करें, भाषा हमेशा, ये बात ध्यान रखना, भाषा है वो क्या है, हमेशा क्या करेगी, कठिनता से सरलता की ओर प्रभावित होगी। यानी पहले कठिन होगी, धीरे धीरे उसमें क्या आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। यानी भाषा कठिनता से सरलता की ओर प्रभावित होती है। उसके बाद ये क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रभावित होती है। उसके बाद अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर, संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर, और प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप जरूर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। यानी भाषा कठिनता से सरलता की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर, संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर, और प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें, अब देखो भाषा के व्यवहारिक रूप, अब देखो अलग अलग आएंगे भाषा का व्यवहारिक, भाषाई कौशल। तो व्यवहार की दृष्टि से हम भाषा के दो रूप मानते हैं, एक तो उच्चरित रूप, एक लिखित। एक उच्चारण करते हैं और एक लिखते हैं, ये दो रूप है। अगर हम इनको देखें तो उच्चरित रूप में भाषा का जो व्यवहार होता है उसके भी दो पक्ष है, एक ग्रहण और एक अभिव्यक्त, सुनना और बोलना। और उच्चरित भाषा के सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। देखो एक तो होगा लिखित रूप, एक होगा उच्चरित रूप। उच्चरित रूप के भी दो पक्ष है भाई, उच्चारण के भी दो पक्ष है और लिखित रूप के भी दो पक्ष है। यानी एक को तो हम ग्रहण करेंगे, एक को हम अभिव्यक्त करेंगे। अब ग्रहण पक्ष में उच्चरित के रूप में आएगा एक तो सुनना, एक सुनकर और एक बोलकर। ये ग्रहण और अभिव्यक्त पक्ष है दो, किसके, उच्चरित के।
उसी प्रकार लिखित के भी दो पक्ष है, एक ग्रहण और एक अभिव्यक्त। उसमें एक में आ जाएगा पढ़ना और दूसरे में आ जाएगा लिखना। ये भाषा के क्या है, व्यवहारिक रूप है। और जो मैं यहाँ मैटर दे रहा हूँ ये ऑथेंटिक बुक है निरंजन कुमार सिंह की, वो पूरा का पूरा मैटर यहाँ पर दे रहा हूँ, जिसमें कोई आपत्ति किसी प्रकार की संभावित नहीं है। आगे हम बात करें। अब लिखित रूप के भी दो पक्ष है, एक ग्रहण पक्ष एक अभिव्यक्ति पक्ष, जिसमें पढ़ना और लिखना आ जाता है। और लिखित भाषा की अंतिम इकाई क्या है, वर्ण है, जबकि उच्चरित भाषा की अंतिम इकाई क्या है, ध्वनि है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें तो ये अभी जो मैंने बताया था व्यवहारिक रूप दो प्रकार के, एक उच्चरित है एक लिखित है। उच्चरित के भी दो पक्ष है, एक ग्रहण पक्ष एक अभिव्यक्त पक्ष। लिखित के भी दो पक्ष है, एक ग्रहण एक अभिव्यक्त। और उच्चरित में एक सुनना बोलना आ जाएगा, लिखित पक्ष में पढ़ना और लिखना आ जाएगा। ये लिखित रूप है जिसको हम पढ़ते और लिखते हैं, यानी लिखित रूप को एक लिखना हो गया, एक उसको देकर पढ़ना हो गया। जबकि सुनना और बोलना किसका है, ये उच्चरित भाषा का रूप है। आगे हम बात करें। अब ये काफी महत्वपूर्ण है, भाषाई कौशल। एक तो भाषाई कौशल, एक इनका क्रम, यानी एक फिक्स क्रम है। ये क्रम आपको ध्यान में रखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। और एक ये भी बता देता हूँ कि एक ऐसा ये अपने विद्वान हुए या ये विद्वती हुई है जो जिन्होंने इसका क्रम थोड़ा अलग बताया, वो है मारिया मोंटेसरी। ये तो भाषाई कौशल है जो फिक्स है। ये मनोविज्ञान के अनुसार भी अगर देखें तो, भाषा के अनुसार भी देखें तो सबसे पहला आएगा सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। जबकि मारिया मोंटेसरी में इसमें एक परिवर्तन किया, उन्होंने 1 नंबर पर सुनने को रखा है, 2 नंबर पर बोलने को रखा है, 3 पर लिखना और 4 पर पढ़ना। ये थोड़ा उनका कौशल में थोड़ा परिवर्तन है, बाकी ये ही कौशल रहेगा। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भाषाई कौशलों का क्रम बताइए, तो सबसे पहले होगा सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। और अगर ये पूछे कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषाई कौशल का क्रम बताइए, तो उनका क्रम था सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये क्रम था। इसके भी दो दो रूप होंगे अलग अलग, वो भी हम देखेंगे। प्रयोग और व्यवहार की दृष्टि से भाषा के इन रूपों को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि भाषा के 4 कौशलों के रूप में कहा जाता है। विचारों के आदान प्रदान की दृष्टि से इन कौशलों को हम ग्रहण और अभिव्यक्त रूप में विभक्त कर सकते हैं। यानी ये 4 भाषाई कौशल है, जिसमें 2 कौशल में तो हमें ग्रहण करेंगे और 2 कौशल से हम अभिव्यक्त करेंगे। मान लो कि सुनकर और पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और वही जो हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं, या तो बोल कर करेंगे या लिख कर करेंगे। ग्रहण कैसे करेंगे, सुनकर ग्रहण कर लेंगे और पढ़कर ग्रहण कर लेंगे। जबकि बोल कर और लिख कर क्या कर देते हैं, अभिव्यक्त। यानी अपने विचार वो अभिव्यक्त कैसे करेंगे, या तो बोल कर देंगे या फिर उसको लिख कर देंगे। जैसे मान लो कोई कवि है, उनके मन में विचार आया तो उन्होंने क्या कर दिया, लिख कर अभिव्यक्त कर दिया। उसी प्रकार कोई मान लो माइक मिल गया तो उन्होंने कैसे कर दिया, बोल कर अभिव्यक्त कर दिया। या हम जैसे कोई लिखित में बोल कर नहीं कर पाते हैं तो उसको लिख कर अभिव्यक्त कर देते हैं। तो ये 4 भाषाई कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जिसमें सुनना और पढ़ना तो है ग्रहण, और बोलना और लिखना क्या है, ये हो जाए अभिव्यक्त कौशल। यानी अभिव्यक्त या तो हम बोल कर सकते हैं या लिख कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो पुनः अभिव्यक्त पक्ष के भी 2 रूप है, बोलना और लिखना, तथा ग्रहण पक्ष के भी 2 रूप है, सुनना और पढ़ना। यानी ग्रहण हम करेंगे या तो सुनकर करेंगे या पढ़कर करेंगे, जबकि अभिव्यक्त कैसे करेंगे, या तो बोल कर करेंगे या लिख कर करेंगे। ये 2 रूप है। यानी भाषा के 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन 4 कौशलों को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे एक अभिव्यक्त रूप में और एक ये अपने ग्रहण के रूप में। और ग्रहण के भी 2 रूप है और अभिव्यक्त के भी 2 रूप है। अभिव्यक्त या तो हम लिख कर देंगे या बोल कर देंगे, जबकि ग्रहण या तो पढ़ कर करेंगे या सुन कर करेंगे। तो ये 4 कौशल थे। आगे हम बात करें तो ये 4 भाषाई कौशल है जो आसानी से इसके माध्यम से हम समझ। 4 भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी सुनना पहले नंबर पर, फिर बोलना, ये देखिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 क्रम है। जबकि ये 4 पहले सुनना आएगा, फिर बोलना आएगा, फिर पढ़ना आएगा, फिर लिखना आएगा। ये कौशल है। लेकिन इन कौशलों को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक ग्रहण, एक अभिव्यक्त। यानी इस 4 कौशल है, इन कौशलों में
दो कौशल ऐसे है जिसको हम ग्रहण करेंगे, दो कौशल ऐसे जिसमें हम अभिव्यक्त करेंगे। और ये जो क्रम था सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस क्रम में एक ऐसा है जिन्होंने क्रम थोड़ा उल्टा बताया, वो है मारिया मोंटेसरी, जिन्होंने सुनना को 1 नंबर रखा है, बोलना को 2 नंबर रखा है, जबकि लिखना को 3 नंबर पर और पढ़ना को 4 नंबर पर रखा है। ये बात भी आप अपने नोट्स में लिख लेना। तो ये अपना आज एक छोटा सा वीडियो था, ये तो अपनी शुरुआत है। इससे और बेहतर शिक्षण विधि आएंगी, उसमें हम और बेहतर तरीके से देखेंगे, जैसे आगमनात्मक है, निगमनात्मक है, या शास्त्रीय विधि है, या मारिया मोंटेसरी विधि है, कौन सी लेखन विधि है, कौन सी वाचन विधि है, ये सभी हम विधियाँ देखेंगे। और शानदार वीडियो रहेगा इसके बाद आगे की वीडियो। उसके अलावा साइकोलॉजी का वीडियो भी मैं बराबर डालता रहूँगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।